बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 7 लेक्चर 2 का सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस टॉपिक के अंदर हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को जो है वो प्रूव करना है कि ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की ही तरह है। यानी कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन थी जिसमें हम बताते हैं कि बॉडी टू एंड फ्रो मोशन करती है अबाउट मीन पोजीशन, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वो अपनी मोशन को रिपीट करती है इटसेल्फ। और साथ ही साथ हमने इसमें कहा था कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट है। इन चीज़ों को हमने इसके अंदर जो है वो प्रूव करना है। और साथ हम रिजेम्बलेंस भी करेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो सर्कुलर मोशन के साथ किस तरह से रिलेट करती है। उसके लिए हम यहाँ पे चंद एक एग्जांपल्स जो है वो नोट करते हैं। लाइक हम एक सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है उसको यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। एक वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम है आपके पास और ये इस मेन पोजीशन के अप एंड डाउन जो है वो वाइब्रेट कर रहा है इसके टू एंड फ्रो। इसका एम्पलीट्यूड आप कोई भी सपोज कर लें, लाइक एक्स नॉट आप एम्पलीट्यूड सपोज कर लें। अब हम इसी के साथ यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है वो डील करेंगे। लाइक ये आपके पास जो है वो एक सर्कल है जिसका कोई रेडियस एक्स नॉट है और ये इस डायरेक्शन में जो है वो सर्कुलेट कर रहा है। अब यहाँ पे हमने जो है वो प्रूव क्या करना है, पर्टिकुलरली अगर हम उसको लिखें तो हमने यहाँ पे प्रूव करना है, प्रूव दैट प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलेटिंग बॉडी, यहाँ पे अगर हम यूनिफॉर्म लिखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। प्रूव दैट प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलेटिंग बॉडी also behaves as simple harmonic motion। SHM जो है ये शो करती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करती है, उसको हमने यहाँ पे प्रूव करना है। तो उसके लिए ये मैंने एक एग्जांपल आपको दिए कि सपोज कर लें उसी तरह एक बॉडी जो है वो रिवॉल्व कर रही है और वो किसी पर्टिकुलर टाइम पे वो इस पॉइंट पी के ऊपर है और तब ये एंगल कितना बना रही थी, थीटा, जिसको हम ओमेगा टी के फेजर एंगल के साथ हम इसको नोट करते हैं। इसके यहाँ पे ना हमने ये डायमीटर ड्रॉ करते हैं, वर्टिकल डायमीटर। अब वर्टिकल डायमीटर के ऊपर जो इसका प्रोजेक्शन बन रहा होगा, प्रोजेक्शन मतलब शेडो, जो इसका साया बनेगा, वो आपने यहाँ पे नोट डाउन करना है। अब वो प्रोजेक्शन या साया हम किस तरह से नोट करते हैं, अब यूँ समझ लें कि हमने इस साइड से ना एक टार्च के साथ जो है वो यहाँ से लाइट इसके ऊपर फॉल की, तो जब टार्च के साथ इसके ऊपर लाइट फॉल करेंगे तो यहाँ से इसका शेडो इस तरफ बनेगा इसके डायमीटर के ऊपर। तो अब आप ज़रा इसको अंडरस्टैंड करें कि बॉडी यहाँ से इस तरह से वाइब्रेट कर रही है, सर्कुलेट कर रही है। तो जब सर्कुलेट करेगी तो इसका जैसे जैसे ये बॉडी अपवर्ड जा रही होगी तो इसका प्रोजेक्शन इस सेंटर से, जो कि इसकी मीन पोजीशन आप मान लें, तो सेंटर से ये अपवर्ड मूव करेगा यूँ। जब वो ऐसे अपवर्ड जा रहा होगा तो इसका प्रोजेक्शन भी अपवर्ड जाएगा। तो इसकी यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू पे, पीक वैल्यू पे 90 डिग्री के ऊपर प्रोजेक्शन भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगा। फिर जब ये यहाँ से डाउनवर्ड आएगा तो तब आप इसी टॉर्च को इस तरफ ऑब्जर्व कर लें। इस तरफ से आपने टॉर्च जो है वो फॉल की है, लाइट फॉल की। तो बॉडी जब यहाँ पे है तो इसका प्रोजेक्शन भी इसके ऊपर बन रहा होगा और अब ये प्रोजेक्शन जो है ये डाउनवर्ड आ रहा है। जैसे जैसे मूव करेगा प्रोजेक्शन डाउनवर्ड, फिर यहाँ पे मूव कर आने के बाद प्रोजेक्शन यहाँ पे, फिर यहाँ से जब अपवर्ड जाएगी तो इसका प्रोजेक्शन इसी तरह यहाँ से अपवर्ड जो है मूव कर रहा होगा।
तो जैसे ही इस बॉडी ने अपना एक कंप्लीट रोटेशन पूरी की होगी, एक मुकम्मल चक्कर पूरा किया होगा, तो ये जो प्रोजेक्शन है, जो साया है, जो शेडो बन रहा है इसके डायमीटर के ऊपर, वो भी अपनी एक मुकम्मल वाइब्रेशन कंप्लीट कर लेगा। तो इस तरह आप ज़रा इसको रिजेंबल कर रहे हैं कि जैसे ही हम इसको भी अगर वाइब्रेट करें उसी टाइम पे, तो अगर इसका भी टाइम पीरियड इसके साथ मैच कर रहा हो, तो जो वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम है, जैसे ये अपनी एक वाइब्रेशन कंप्लीट करता है, उसी तरह प्रोजेक्शन भी अपनी एक वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा। वैसे ही इस सर्कुलेटिंग बॉडी ने भी अपना एक सर्कल, अपनी एक रोटेशन जो है वो कंप्लीट कर ली होगी। तो इस तरह आप इसको जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमने एक यूनिफॉर्म सर्कुलेटिंग बॉडी जो है उसका प्रोजेक्शन देखा कि वो भी टू एंड फ्रो जो है वो मूव कर रहा है अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द। अब अगर मैं इसका टाइम पीरियड और इसके एंगल के रिस्पेक्टिवली इसको अगर ड्रॉ करूं कि कैसे ये अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो जो है वो मूव आउट कर रहा था, तो आप वर्टिकली इसका डिस्प्लेसमेंट ले लें, ये मीन पोजीशन 0 वैल्यू, और इस तरफ आप थीटा और साथ ही साथ आप इसके जो है वो इस तरफ टाइम जो है वो नोट करें। तो तब हम इसको कैसे लिखेंगे, सपोज कर लें बॉडी जो है जब इनिशियल पोजीशन पे है यहाँ पे, तब ये थीटा एंगल कितना बना रही है 0। तो जब 0 बना रही होगी थीटा एंगल, तो तब वो अपनी मीन पोजीशन पे होगी, यानी कि उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0। और इस तरह जब बॉडी रोटेट करते हुए अपनी इस वैल्यू पे जाएगी, जब वो एंगल कितना बन रहा होगा 90 डिग्री, तब उसका जो प्रोजेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो उसका मैक्सिमम होगा, यानी कि ये एम्पलीट्यूड के ऊपर होगा। तो अगर आप इस एंगल को मान लें कि 90 डिग्री है ये, तो यहाँ पे इसकी पीक वैल्यू आ जाएगी x0 π/2 एंगल पे। फिर इस तरह जब ये रोटेट करते हुए इस जगह पे पहुंचा, जब प्रोजेक्शन उसका फिर मीन पोजीशन पे है और टोटल एंगल कितना बन रहा होगा 180 डिग्री, तो अगेन उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या आ गया 0। फिर जब ये रोटेट करते हुए बॉडी यहाँ पे पहुंची, तो टोटल उसने कितना एंगल ट्रेवल कर लिया है 90 + 90 + 90 270 डिग्री, जिसको आप अगर रेडियन में लिखें तो आप उसको लिखते हैं 3π/2। तो तब उसने नेगेटिव मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो है वो ट्रेवल किया होगा, तो तब हम उसको जो है वो -x0 के साथ जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर इस तरह रोटेशन मुकम्मल होने के बाद जब उसने 2π रेडियन जो है 2π एंगल फेजर एंगल डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, तो अगेन उसका प्रोजेक्शन कहाँ पे बनेगा मीन पोजीशन के ऊपर। तो ये उसकी मुकम्मल एक रोटेशन पूरी हो चुकी होगी और यहाँ पे एंगल जो है वो भी 2π होगा। तो अगर आप इन पॉइंट्स को मिला दें, तो इस तरह वो अपनी कंटिन्यूसली वैल्यू प्रोजेक्शन को बढ़ा रहा है, जैसे यहाँ से ऊपर जा रहा था। x की वैल्यू जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ बढ़ के कहाँ पे चली गई x0 की तरफ। फिर जब यहाँ से π/2 से पाई की तरफ आया, तो तब उसने अपने प्रोजेक्शन पे एम्पलीट्यूड की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही थी, यानी कि यूँ। फिर इसी तरह से नेक्स्ट, और इसी तरह से फिर इसने अपनी वैल्यू को इनहेंस किया यूँ, यानी कि पूरे 2π फेजर एंगल के बाद इसने अपना एक साइकिल मुकम्मल कर लिया जिसमें पॉजिटिव पीक भी और नेगेटिव पीक भी। अब इस तरह अगर ये नेक्स्ट अपने साइकिल जो है वो रिपीट करेगी, तो अगेन वेव फॉर्म में हमारे पास इस तरह से अगेन एक वेव जो है वो क्रिएट हो जाएगी। तो हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जैसे वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम है, जैसे सर्कुलेटिंग मोशन बॉडी है, जैसे सर्कुलेटिंग मोशन बॉडी का प्रोजेक्शन है, वैसे ही एक वेव भी अपने एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की ही तरह जो है वो बिहेव कर रही है। अब जैसे हम यहाँ पे कह रहे थे कि ये भी अपना एक कंप्लीट साइकिल जो है पर्टिकुलर टाइम के अंदर जो है वो ट्रेवल करती है, उसके लिए एक पर्टिकुलर हमने फेजर एंगल जो है वो ड्रॉ किया 2π। इस तरह अगर मैं यहाँ पे इसका टाइम पीरियड नोट करूँ जो कि कंप्लीट साइकिल के लिए होता है, हम टाइम पीरियड कहते हैं द टाइम रिक्वायर्ड टू इट्स वन वाइब्रेशन, टू इट्स वन साइकिल, टू वन रोटेशन, उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। तो यहाँ से लेके
यहाँ तक का जो टाइम है उसको आप अगर टी मान लें तो हाफ साइकिल के लिए टाइम कितना होगा, t/2, और 1/4 ऑफ टाइम पीरियड के लिए क्या होगा, t/4, और थर्ड 3/4 के लिए टाइम क्या होगा, इन दोनों को आप प्लस करके 2 पे डिवाइड कर दें, यानी इनके ये जो पॉइंट है ये इन दोनों की मीन वैल्यू है, एवरेज वैल्यू, तो ये आपके पास आ जाएगा 3t/4। तो ये वाला पॉइंट टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली कितना है, 3t/4। तो अब आपको पर्टिकुलर टाइम पीरियड के ऊपर पर्टिकुलर फेजर एंगल जो है वो भी पता चल गया यहाँ पे। तो इस तरह हम को रिलेट कर सकते हैं वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम को, सर्कुलेटिंग बॉडी की मोशन को, सर्कुलेटिंग बॉडी की मोशन के प्रोजेक्शन को, और इस तरह एक वेव फॉर्म को भी, कि ये भी एक सर्कुलेटिंग बॉडी की तरह, एक वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम की तरह, ये सारे के सारे भी सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है। अब हम पर्टिकुलरली जो है यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास जैसे ये पी पॉइंट का प्रोजेक्शन एन के ऊपर बन रहा था, कि अगर हम यहाँ पे नोट कर रहे हो तो ये जो है आपके पास एक्स नॉट की ही तरह, ये एक्स इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है, और ये आपके पास क्या था, एक्स नॉट, जो कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि हमने ये भी बताया यहाँ पे कि इसका जो है वो क्या है, रेडियस है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, अब हमने नेक्स्ट इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेटिंग बॉडी का प्रोजेक्शन, और इस तरह इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो है सर्कुलेटिंग बॉडी के प्रोजेक्शन का जो है वो डिटर्मिन करना है, और देखना है क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की ही तरह है। तो उसके लिए चलिए हम करते हैं इसको। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट जो है इस सर्कुलेटिंग बॉडी के प्रोजेक्शन का डिटर्मिन करने के लिए हम दोबारा से जो है उसी तरह सपोज करते हैं यहाँ पे कि हमारे पास बॉडी जो है वो इस सर्कल में मूव कर रही है, जिसका कोई पर्टिकुलर रेडियस आपके पास r है। अगर हम इसको दोबारा से ड्रॉ करना चाहें तो ये आपके पास अगेन सपोज कर लें एक्स नॉट, बॉडी जो है वो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे एट पॉइंट पी पे है, और तब उसने जो थीटा यहाँ पे बनाया एंगल उसको हम कह रहे हैं ओमेगा टी, और प्रोजेक्शन जो है वो वर्टिकली जो बन रहा था वो इसके ऊपर बन रहा था एट पॉइंट एन। तो जब एन पॉइंट के ऊपर इसका प्रोजेक्शन बन रहा है तो इसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट जो है फ्रॉम मीन पोजीशन टू एन क्या होगा, एक्स। अब हमने यही एक्स जो है वो डिटर्मिन करना है इसका। तो एक्स को डिटर्मिन करने के लिए हमें इस ट्राइंगल की जो है वो ज़रूरत होगी ओ एन पी। हमारा एम क्या है, यहाँ पे हमने इस सर्कुलेटिंग बॉडी के प्रोजेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिटर्मिन करना है कि कैसे कैसे वो वेरी कर रहा है। उसके लिए जब हमारे पास एक इक्वेशन डेवलप हो जाएगी तो फिर हम किसी भी पॉइंट पे, किसी भी टाइम इंटरवल पे आप उसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिटर्मिन कर सकते हैं। उसके लिए हमें ये जो ट्राइंगल यूज़ करनी है वो हम ओ एन पी जो है वो यूज़ करेंगे। तो उसको हम यूँ लिख रहे हैं, फॉर इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट वी यूज़ ट्राइंगल ओ एन पी। इस ट्राइंगल ओ एन पी में हमें डेफिनेटली साइड्स को डिटर्मिन करने के लिए कोई एक एंगल डिफाइन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने ये एक थ्योरम पहले पढ़ा हुआ है मैट्रिक में भी, कि आप दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन कट करें तो इसके अपोजिट एंगल जो है वो सेम होते हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल है, और ये एक लाइन इसको कट कर रही, तो यहाँ पे ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। अगर ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा होगा। तो यहाँ पे हमने इसी ट्राइंगल को जो है वो यूज़ करना है, जो कि आपके पास ओ पी और एन है। ये आपके पास एंगल थीटा है। तो उसके लिए ये साइड एक्स है और ये एक्स नॉट है। अब हमने यहाँ पे एक्स रिक्वायर है, तो एक्स के लिए हम देखना चाह रहे हैं कि हम कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज़ करें। तो डेफिनेटली आपने थीटा को नोट करते हुए देखना है कौन सी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज़ करेंगे।
तो यहाँ पे थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो हमें पता है परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर जो है वो साइन की ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आता है, तो इसलिए हम यहाँ पे साइन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है वो यूज़ करेंगे। साइन जो है ये इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के, और यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वो किसके इक्वल है, ओ एन ओवर ओ पी, और ओ एन किसके इक्वल है, एक्स ओवर एक्स नॉट, जो कि इक्वल है साइन थीटा के। तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट आपका इक्वल आ गया एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ थीटा या साइन ऑफ ओमेगा टी, आप इनको यूं भी जो है वो लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये आपके पास जो रिलेशन आया है एक्स इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ थीटा या साइन ऑफ ओमेगा टी, अब इसमें आप डिफरेंट थीटा की वैल्यूज़ आप पुट करके इसकी जो रिप्रेजेंटेशन, इसकी जो डिटर्मिनेशन है वो चेकआउट कर सकते हैं क्या वाकई ये जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की हमने यहाँ पे इक्वेशन डेवलप की है क्या वो करेक्ट है। तो उसके लिए हम यहाँ पे ना थीटा की डिफरेंट वैल्यूज जो है वो पुट करके रिजल्ट इसका डिटर्मिन करना चाहेंगे। लाइक मैं यहाँ पे कहता हूँ कि एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हमारे पास जो x है x नॉट साइन ऑफ 0 डिग्री, साइन 0 का आंसर 0 होता है, तो x आपके पास क्या आ रहेगा 0, यानी कि जब एंगल 0 डिग्री होगा तो प्रोजेक्शन भी कहाँ पे होगा, मीन पोजीशन पे। इसी तरह एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 या फिर 90 डिग्री यहाँ पे जब होगा तो तब आप देखें तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ 90 डिग्री है, तो साइन 90 का आंसर क्या होता है 1, तो x का आंसर आपके पास क्या रहेगा एक्स नॉट, यानी कि तब जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है वो किसके बराबर होगा, उसके एम्पलीट्यूड के, यानी कि यहाँ पे होगा। जब बॉडी यहाँ पे है तो 90 डिग्री एंगल, और तब इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के इक्वल होगा। और इसी तरह एट थीटा इज इक्वल टू पाई या फिर 180 डिग्री, तब आपके पास x किसके इक्वल आ रहेगा, x साइन ऑफ 180 या फिर 2 पाई पाई रेडियन, जिसका आंसर अगेन आपके पास 0 आ रहा होगा, यानी कि तब बॉडी जो है यहाँ पे है और आपके पास फेजर एंगल कितना बन रहा है 180, और प्रोजेक्शन इसका कहाँ पे होगा, मीन पोजीशन के ऊपर। और इसी तरह एट थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2 यानी कि 270 डिग्री के ऊपर x किसके इक्वल आ रहेगा, साइन ऑफ 270 डिग्री, साइन ऑफ 270 डिग्री बराबर होता है -1 के, तो जिसको हम लिख रहे थे कि आपके पास नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू पे, नेगेटिव पीक वैल्यू पे, नेगेटिव एम्पलीट्यूड, नेगेटिव जस्ट ये शो कर रहा है कि इसकी डायरेक्शन अब अपोजिट है टू द इनिशियल फेजर पॉजिटिव एंगल में, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड के। तो ये आपके पास यहाँ पे तब होगा, और तब आपके पास अगेन ये टोटल डिस्टेंस जो क्या होगा -x नॉट। तो एट थीटा इज इक्वल टू लास्ट पे 2 पाई यानी कि 360 डिग्री के ऊपर आपके पास साइन की वैल्यू अगेन 0 डिग्री वाली ही होती, तो अगेन बॉडी जो है अपनी मीन पोजीशन पे होगी। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमने फेजर एंगल चेंज किया, जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी अपनी पोजीशन को चेंज करता जा रहा है, और एक पूरी रोटेशन के बाद ये जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है, जो बॉडी है, जो प्रोजेक्शन है उस सर्कुलेटिंग बॉडी का, वो भी अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ गया, मीन पोजीशन पे आ गया, यानी कि उसने भी अपनी एक पूरी रोटेशन कंप्लीट कर ली। तो हमने देखा कि हाँ वाकई इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट इस सर्कुलेटिंग बॉडी के प्रोजेक्शन का जो है वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की ही तरह है। तो अब नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अभी जो नेक्स्ट हमारा एम है वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का रिलेशन डिटर्मिन करना, उसको भी हमने वैसे ही प्रूव करना है क्या है वाकई ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की ही तरह है। तो उसके लिए अगेन हमने वही जो है वो बॉडी सपोज की, जो कि सर्कल जिसका रेडियस x नॉट है उसमें वो रिवॉल्व कर रही है, और रिवॉल्व करते हुए हमने सपोज किया है इट इज एट पॉइंट P मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, जिसकी वैल्यू ओमेगा t के बराबर है, इसका प्रोजेक्शन कहाँ पे मान रहा है n के ऊपर, और ये आपका ओरिजिन है। इस एंगल को हमने कहा हुआ था थीटा ही है ये भी एंगल, और आपको पता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब भी कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही हो तो उसकी वेलोसिटी जो है वो किधर होती है, टुवर्ड्स द टेंजेंट। ये हमने सेंट्रीपिटल फोर्स वाले टॉपिक के अंदर पढ़ा हुआ है।
और जो टेंजेंट होता है वो रेडियस के साथ 90 डिग्री पे होता है। सपोज अगर यहाँ पे आप देखना चाहें तो टेंजेंट ये होगा जो कि रेडियस के साथ 90 डिग्री पे होगा। तो यहाँ पे अगर हम इसका टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। इस वेलोसिटी को हम कहेंगे वीपी, जो कि टेंजेंशियल वेलोसिटी है। और यहाँ पे जो प्रोजेक्शन ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो प्रोजेक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में होगा, इसकी वेलोसिटी अपवर्ड होगी, जिसको आप जनरली क्या कह देंगे, वी। और इस पॉइंट को आप कोई नाम दे दें, लाइक डी, हम जो है इसको नाम दे देते हैं। इसका मतलब है अगर आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है तो आपको ये ट्राइंगल यूज़ करनी होगी, एन डी और पी ट्राइंगल। उसके लिए हमें देखना है कि इस ट्राइंगल में कौन सा हमने एंगल यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे हम पहले थीटा यूज़ कर रहे थे, तो उसके लिए ज़रा देखें अगर आप, तो हमने कहा है कि ये जो टेंजेंट है ये रेडियस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। तो टोटल 90 में से अगर हम थीटा माइनस कर दें तो ये एंगल क्या बन जाएगा, 90 माइनस थीटा, या 90 माइनस ओमेगा डी भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये आपके पास जो एंगल है इतना, ये किसके बराबर है, 90 माइनस थीटा के। तो हम यहाँ पे बताएंगे फॉर इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट वी यूज ट्राइंगल NPD। और NPD ट्राइंगल में अगेन आप देखें तो थीटा के सामने वाली साइड में V और ये हाइपोटेन्यूज आ रहा है, तो आपको अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन वाली जो है वो यूज़ करनी होगी, साइन 90 माइनस थीटा वाली। और ये अगेन किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के परपेंडिकुलर किसके बराबर है, ND ओवर DP के, ये वाली साइड में। ND की वैल्यू क्या है, V, और ये किसके बराबर है, VP के। तो साइन 90 माइनस थीटा आ गया। तो आपके पास V किसके बराबर आ गया, VP साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के। अब यहाँ पे जो थीटा साइन की ये जो साइन का एंगल है, इसके लिए हमें यहाँ पे ना ये वाला फार्मूला जो है वो यूज़ करना है, साइन वाला, साइन अल्फा माइनस बीटा वाला। साइन अल्फा माइनस बीटा ये किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा के इक्वल है। यानी कि यहाँ पे आप अल्फा को 90 डिग्री मान लें और थीटा को आप अगर बीटा मान लें तो हम इसको यूँ लिखेंगे। तो यहाँ पे अब आप देखें तो हमने ये अल्फा की जगह 90, बीटा की जगह थीटा जब यूज़ किया तो हमने ये फार्मूला इसको ओपन कर दिया। तो आपके पास कॉस 90 जो है किसके बराबर होता है, 0 के, और साइन 91 के बराबर है। तो ये सारा फैक्टर 0 हो गया, और यहाँ पे आपके पास जैसे ये बन गया V इज इक्वल टू VP कॉस ऑफ थीटा के। अब यहाँ पे हमने देखना है कि ये जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है जो कि एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही थी, इसकी इस लीनियर टेंजेंशियल वेलोसिटी को, जो कि लीनियर वेलोसिटी है, उसको हम एंगुलर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो उसकी जो एंगुलर फॉर्म है आपने ये पढ़ी है, V इज इक्वल्स टू R ओमेगा, ये पढ़ा है आपने। अब यहाँ पे V की जगह आपके पास कौन सी वेलोसिटी है, VP, और R की जगह हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, इसका रेडियस x0। आपके पास इस सर्कुलेटिंग बॉडी का रेडियस कितना है, x0। तो आप इसी रिलेशन को क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल्स टू x0 ओमेगा कॉज ऑफ थीटा के बराबर, या फिर आप इसको लिख सकते हैं x0 ओमेगा कॉज ऑफ ओमेगा टी। ये किसके बराबर है, इंस्टेंटेनियस रिलेशन है इसका वेलोसिटी का। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि कॉस थीटा जो है वो इन द फॉर्म ऑफ x और x0 के किसके बराबर है, x और x0 की फॉर्म में, यानी कि डिस्प्लेसमेंट की शक्ल में, जैसे हमने पहले भी बताया था। तो यहाँ पे भी हम कॉस थीटा की वैल्यू x और x0 की शक्ल में जो है वो डिटर्मिन करना चाहेंगे। तो हम यहाँ पे बता रहे हैं फॉर कॉस थीटा वी यूज ट्राइंगल ONP। ONP ट्राइंगल यूज करें। इस ट्राइंगल ONP के अंदर आप अगर देखें तो ये एंगल थीटा था, इसको हमने कहा था x और इसको क्या कहा था, x0। अब cos थीटा में आपको पता है कि बेस वाली ट्रिग्नोमेट्री जो साइड है वो यूज़ होती है। cos थीटा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में बेस यूज़ होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो थीटा के साथ वाली साइड बेस है, इसके सामने परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाली। तो बेस की जो वैल्यू है ये आपको नहीं पता, बेस जिसको आप क्या कह रहे हैं, NP ओवर OP
OP हाइपोटेन्यूज। OP का पता है लेकिन बेस का नहीं पता, तो बेस फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। फॉर NP साइड यूज पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, जिसमें आप लिखते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखें तो हमने हाइपोटेन्यूज के बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू x नॉट, बेस NP ये जो फाइंड करना है, और परपेंडिकुलर जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, x की। तो इसको इधर ले जाएं, x नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर स्क्वायर रूट लेंगे तो NP की वैल्यू ये आ जाएगी, और OP जो साइड है वो हमें पता है x नॉट के बराबर है। तो आपके पास ये कॉस थीटा क्या बन जाएगा, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू x नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ओवर x नॉट। तो इसकी वैल्यू अब आप पुट कर दें इन इक्वेशन 1, पुट इट इन इक्वेशन 1, तो आपके पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वेलोसिटी आ जाएगी x नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर x नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v बराबर आ गया ओमेगा इंटू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब आप इस रिलेशन को अगर देखें तो इसमें ओमेगा जो है ये एंगुलर वेलोसिटी है, जो कि यूनिफॉर्म बॉडी मूव करे तो ये यूनिफॉर्म ही होगी, कांस्टेंट होगी। और एक्स नॉट जो है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड था, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू, और एक्स जो है ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है। इसका मतलब है जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो डिपेंड कर रही है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। तो अगर मैं यहाँ पे किसी भी दो पॉइंट के ऊपर इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट डिटर्मिन करना चाहूँ, लाइक मैं कहूँ कि एट मीन पोजीशन एक्स की वैल्यू क्या होती है 0, देखना चाहूँगा कि मैं कि वेलोसिटी क्या है तब, तो वेलोसिटी की वैल्यू एक फार्मूले में आप ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट पुट कर दें, तो आप देखें तो ये किसके बराबर आ गया, एक्स नॉट स्क्वायर जो आएगा ओमेगा एक्स नॉट। तो ये आप देख रहे हैं ओमेगा कांस्टेंट और एक्स नॉट मैक्सिमम वैल्यू है, तो इसका मतलब है कि तब वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। तो हम देख रहे हैं कि एट मीन पोजीशन velocity of the projection of circulating body will be maximum, जो कि एग्जैक्टली सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन है। और इसी तरह एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पे x किसके बराबर होता है, x नॉट के। तो आप तब इस रिलेशन को लिखेंगे v इक्वल्स टू ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर, ये कट जाएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 0, और ये आपके पास कंडीशन जो है वो मिनिमम वाली है। तो इसका मतलब है एट मीन पोजीशन velocity is maximum and at extreme positions velocity will be the minimum। तब आपके पास वैल्यू इसकी क्या होगी, मिनिमम होगी। तो अब हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है उसका रिजल्ट देखा है कि ये भी एग्जैक्टली सिंपल हार्मोनिक मोशन की ही तरह था। अब इसके बाद हम देखेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का रिलेशन, तो उसके लिए चलिए हम चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इस इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए भी हमने सेम उसी तरह से ही करना है कि हमने प्रोजेक्शन का जो एक्सेलरेशन का रिलेशन है वो हमने डिटरमिन करना है। ये आपका प्रोजेक्शन है जो कि डायमीटर के ये डायमीटर था जिसके ऊपर प्रोजेक्शन बन रहा है, जिसके हमने पॉइंट मान लिए n। अब एक सर्कुलेटिंग बॉडी का जो एक्सेलरेशन होता है उसके लिए भी हमने सेंट्रीपिटल फोर्स टॉपिक के अंदर बताया था कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है ये हमेशा किधर होता है, टुवर्ड्स द सेंटर। तो P पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन है उसको आप मान लें AP, और ये जो एक्सेलरेशन है ये भी किधर होगा, सेंटर की तरफ ही होगा। ये भी तो एक सेंट्रल मोशन का ही एक पॉइंट है, तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होगा। तो इस तरह हर पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन है वो किधर है, टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये अगर एंगल थीटा था तो इसको भी हमने एंगल थीटा ही कहा है। अब आप देखें तो आपके एक्सेलरेशन इसी ट्राइंगल में इनक्लोज हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो है वो डिटरमिन करने के लिए यही ट्राइंगल यूज करनी होगी, ONP।
और इसके लिए आप देखें तो अगेन साइन थीटा की ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज़ करनी है, क्योंकि परपेंडिकुलर आ रहा है इसमें, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर किसके बराबर है, ओ एन ओवर ओ पी हाइपोटेन्यूज के, और इनकी वैल्यूज क्या है, ए और ओ, ए पी, तो जिसको आप लिख सकते हैं ए इज इक्वल्स टू ए पी साइन ऑफ थीटा या ए पी साइन ऑफ ओमेगा टी, दोनों तरह आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक तो हमने ए पी ए पी की वैल्यू यहाँ पे नोट करनी है, ए पी जो कि सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है पी पॉइंट के ऊपर, और दूसरा साइन थीटा की। तो पहले ज़रा ए पी के बारे में बताते हैं। ए पी जो है ये सेंटीपिटल एक्सेलरेशन और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का रिलेशन सेंटीपिटल फोर्स वाले फार्मूले में हमने ये वाला डिटर्मिन किया हुआ है, ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर। तो यहाँ पे हमारे पास सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ए सी नहीं है बल्कि क्या है, ए पी है, और आर की बजाय हमारे पास जो रेडियस है इस सर्कल का वो क्या है, एक्स नॉट। और चूंकि हम ऑलरेडी सर्कुलर बॉडी की बात करें तो हमें लीनियर वेलोसिटी को भी एंगुलर वेलोसिटी में लिखना होगा। तो एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन v इज इक्वल टू आर ओमेगा, आर की जगह हमने जैसे पहले लिखा था एक्स नॉट ओमेगा, तो ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स नॉट स्केयर ओमेगा स्केयर ओवर एक्स नॉट, तो एक एक्स नॉट कट गया, तो ए बी किसके इक्वल आ गया, एक्स नॉट ओमेगा स्केयर। तो अब आप ए पी को लिख सकते हैं, सॉरी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ए को लिख सकते हैं एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ थीटा। अब यहाँ पे अगेन हमने साइन थीटा की वैल्यू जो है वो डिटर्मिन करनी है। तो साइन थीटा की वैल्यू जैसे हमने पहले कॉस थीटा की डिटर्मिन की थी, ओ एन बी ट्राइंगल यूज़ करने के लिए फॉर साइन थीटा वी यूज़ ट्राइंगल ओ एन पी। और अब आपने ओ एन पी को अगेन वैसे ही मानना है जैसे कि हम इसकी साइड्स को अब ए की बजाय एक्स और एक्स नॉट की फॉर्म में जो है वो लिख रहे हैं, क्योंकि हमने इसको डिस्प्लेसमेंट की शक्ल में जो है वो बताना है। तो साइन थीटा किसके बराबर होता है आपका यहाँ पे, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है वो है ओ एन और ओ पी, ओ एन की वैल्यू एक्स और एक्स नॉट। तो आप ये वाली वैल्यू वहाँ पुट कर दें, तो हम लिखेंगे नो इक्वेशन 1 बिकम्स, वो क्या आ गया आपके पास, ए इक्वल्स टू एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर एक्स ओवर एक्स नॉट, ये कट गया, तो एक्सेलरेशन बराबर आ गया ओमेगा स्क्वायर एक्स के। इसी को हम जब इसकी वेक्टर फॉर्म हम नोट करें, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो अपवर्ड है और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, तो इन वेक्टर फॉर्म हम बताएंगे कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसलिए हमें इनके साथ नेगेटिव साइन जो है वो लगाना होगा। ये इसकी वेक्टर फॉर्म है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने जब स्टार्ट में वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मैथ स्प्रिंग सिस्टम में एक्सेलरेशन का रिलेशन निकाला था, तो तब आपके पास ये रिजल्ट आया था। वो जो के और एम था ना, ये बेसिकली यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, जिसको आप जो है ये भी लिख सकते हैं, दैट इज एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, जो कि हम इस रिलेशन से भी लिख सकते हैं। तो ये भी एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू दी सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है। तो जैसे हमने पहले डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बारे में बताया कि ये आपके पास जो है वो मीन पे ये वैल्यू है, एक्सट्रीम पे ये है, तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि एट मीन पोजीशन एक्स किसके बराबर है, 0 के। सो आप एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं कि वो किसके इक्वल है, माइनस ओमेगा स्क्वायर 0, एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0। और इसी तरह एट एक्सट्रीम पोजीशन एक्स किसके इक्वल है, एक्स नॉट के, तो आपके पास एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स नॉट। तो तब आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। माइनस ना भी लिखें तो चलेगा, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको। तो ये आपके पास एक्सेलरेशन तब क्या है, मैक्सिमम, और ये क्या है, इसकी मिनिमम वैल्यू। तो अब अगर हम इन तीनों को सम अप करें तो हम ये देख रहे हैं कि आपके पास
x इज इक्वल टू 0 मीन, और ये x इज इक्वल टू x नॉट एक्सट्रीम पोजीशन की वैल्यू। आपके पास जो वेलोसिटी है यहाँ पे क्या थी मैक्सिमम, और यहाँ पे क्या थी मिनिमम, और जो एक्सेलरेशन है यहाँ पे क्या है मिनिमम, और यहाँ पे क्या है मैक्सिमम, और ये हमने देखा है मीन पोजीशन, और ये क्या है एक्सट्रीम पोजीशन। तो इस तरह हमने देखा है कि प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलेटिंग बॉडी जो है एग्जैक्टली सिंपल हार्मोनिक मोशन की ही तरह ये भी अपनी रोटेशन को रिपीट करता है आफ्टर इंटरवल ऑफ टाइम t, जो कि इसका टाइम पीरियड है, जो कि इसकी एक कंप्लीट वाइब्रेशन बनती है। तो ये था बेटा आपका आज का लेक्चर। इसमें आप जो है 1.7 एक और भी ऐड कर सकते हैं, जो कि इसका टाइम पीरियड वाला है, जो अभी मैंने बात भी की है। आप वो भी जो है लिख सकते हैं। अभी मेरी ये बात सही याद आया कि आप इसका टाइम पीरियड का जो रिलेशन है वो भी आप नोट कर सकते हैं। जिस तरह हम फेजर एंगल बताते हैं थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, ये आपके पास फेजर एंगल है, और थीटा यहाँ पे जो है ये कंप्लीट रोटेशन के लिए किसके बराबर है 2 पाई की, फॉर कंप्लीट रोटेशन। और जब बॉडी एक अपना पूरा चक्कर मुकम्मल कर ले तो आपके पास ये जो टाइम पीरियड टी है ये किसके बराबर होता है, हाँ जी टाइम पीरियड टी किसके बराबर होता है, ये जो स्मॉल टी है ये कैपिटल टी के बराबर होगा, क्योंकि कंप्लीट रोटेशन है, जो कि किसके बराबर है टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड की डेफिनेशन यही है ना, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। अगर थीटा 2 पाई है तो स्मॉल टी किसके बराबर होगा कैपिटल टी के। तो आप इसको यूँ लिख सकते हैं 2 पाई इज इक्वल टू ओमेगा इंटू कैपिटल टी। तो कैपिटल टी किसके बराबर आ जाएगा 2 पाई ओवर ओमेगा। इसी तरह आप इसकी फ्रिक्वेंसी भी लिख सकते हैं, और फ्रिक्वेंसी जो है टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है, तो फ्रिक्वेंसी बराबर होगी ओमेगा ओवर 2 पाई की, जिसमें आप एक रिलेशन आपको याद हो तो आप एंगुलर फ्रिक्वेंसी का लीनियर फ्रिक्वेंसी के साथ रिलेशन यूज़ करते हैं। तो ये आपका जो है वो कंप्लीट टॉपिक है, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन बॉडी को हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के प्रोजेक्शन के साथ कंपेयर किया। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए मैं डाला हाफिज़।